तो मतलब क्लास 10th में ठीक है एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है चैप्टर नंबर 3 से कंप्लीट करते हैं क्योंकि 2 तक खत्म हो चुका है और जो भी एनसीईआरटी का मतलब चैप्टर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 2 उस सब को हम बाद में यूट्यूब पर भी वीडियो को अपलोड कर देंगे। तो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 चैप्टर 3 नंबर चैप्टर में क्या है पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन है बताइए सर हिंदी में ही क्यों एक्सरसाइज का नाम लिखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखिए ध्यान से क्लास 10 का तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो वेरिएबल किसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण इसका हिंदी होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले वेरिएबल के बारे में जानिए कि वेरिएबल किसे कहते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल का हिंदी होता है चर वेरिएबल मतलब चर राशि तो जिसका मान क्या होता है बदलते रहता है इसको बोलते हैं वेरिएबल। जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं वेरिएबल मतलब चर राशि कहते हैं। ठीक है जिसका मान पीछे में अगर आप डिवाइड भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम है जिसे बोले तो उसका रिपीटर करना कोई दिक्कत नहीं। तो वेरिएबल मतलब होता है चर राशि मतलब जिसका मान बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे देखिए इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है ए बी सी डी मतलब ये सब सारा जितना भी है इसी को बोलते हैं चर राशि x y z ये सब को क्या बोलते हैं चर राशि। इसका मान क्या होता है बदलते रहता है। दूसरा आता है कांस्टेंट का मतलब होता है अचर। केवल हिंदी और इंग्लिश का अंतर है आप जानते होंगे। ठीक है कांस्टेंट का मतलब होता है अचर राशि। कांस्टेंट मतलब होता है अचर राशि जिसका मान नहीं बदलता। जैसे क्या होगा 8 24 6 मतलब जो भी संख्या है 22/7 चाहे 0.34 ये सब क्या अचर राशि कांस्टेंट है एक संख्या ये सब का मान नहीं बदल सकता। 8 का मतलब केवल 8 24 का मतलब केवल 24 होता है लेकिन ये सब का मान बदलता है। तो कैसे मान बदलता है समझिए जैसे लिखा है 2a = 6 तो a का मान कितना आया 3 ने आया तो 2 गुना हो गया तो भागा 6 में 2 से भाग देंगे तो आया कितना 3। जैसे लिखा है कितना 2a = 10 तो a का मान कितना आएगा 5 तो हम देखें कि a का मान 3 आया a का मान 5 आया तो मान चेंज हुआ नहीं। मतलब स्पष्ट से बात ये समझना है कि x y z abcd सब सारा क्या है मतलब कि वेरिएबल है चर राशि है और ये सब अचर राशि है। तो ये सब के बारे में जानकारी हो गया। अब इसका परिभाषा लिखेंगे चाहे तो आप परिभाषा लिख सकते हैं और इसमें जो कुछ भी फार्मूला यूज होगा उस फार्मूला को दिखा देंगे शुरुआत में सारा फार्मूला को और फिर क्या होगा एक्सरसाइज 3.1 को क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है और उससे सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। तो लिखिए ठीक है लिख लीजिएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण परिभाषा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण हम चाहते हैं इसका परिभाषा को मतलब डिफिनेशन को लिखने के लिए तो डिफिनेशन कैसे लिखें इसका परिभाषा क्या होगा। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपसे पूछा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं तो आप समझ रहे हैं अगर इस पर ध्यान दीजिए तो दो चर मतलब कि दो चर राशि होना चाहिए टू वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल के बारे में भी आपको समझाएं कि a b c d x y z सब क्या कहलाता है वेरिएबल मतलब चर राशि कहलाता है। अभी बताएं तो उसमें क्या होना चाहिए दो चर राशि होना चाहिए। और रैखिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसका महत्तम घात 1 होता है। ठीक है तो इसे लिखने से पहले आप लिख लीजिए रैखिक समीकरण का परिभाषा यहाँ से लिखिए और हम बताते हैं। ठीक है यही एक्सरसाइज 3.1 का
कॉपी सब निकालो, कॉपी दे दो, दे दो और राइट समीकरण किसे कहते हैं? हाँ, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसका महत्तम घात, वैसा समीकरण जिसका महत्तम घात वैसा समीकरण जिसका महत्तम घात 1 हो, तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा आप क्या दिखाए हैं। वैसा समीकरण जिसका महत्तम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2x + 3y = 6, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक, परिभाषा उसमें देखिएगा इसमें कि डबल लाइन है, ठीक है, उस डबल लाइन को आप टच कीजिए। डबल लाइन जो है, हाँ, क्योंकि डबल लाइन में से दिखाई दे रहा है, डबल लाइन को टच करना है। डबल लाइन, हाँ, इसी ओके, ठीक है। रैखिक समीकरण का परिभाषा क्या लिखा गया है? वैसा समीकरण जिसका महत्तम घात 1 उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ध्यान से आप देखिए कि इसका महत्तम घात कितना है? x का पावर कुछ नहीं तो 1 है ना। जैसे देखिए x का स्क्वायर, x स्क्वायर + 3y = 6, तो इसका महत्तम घात कितना है? 2, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है? 2, इसलिए इसका महत्तम घात कितना आएगा? 2 आएगा। इसका महत्तम घात कितना आएगा? 2, और इसका महत्तम घात कितना है? 1। इस पर भी पावर कितना है? 1, तो जिस पर पावर 1 है उसका महत्तम घात कितना हो गया? 1। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि वैसा समीकरण जिसका महत्तम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। मतलब इसका अधिकतम घात कितना है? 1, इसलिए रैखिक समीकरण। चलिए ठीक है, इसका डेफिनेशन हो गया। अब आगे का सॉल्व करते हैं, मतलब इसका परिणाम। यही सब पूरा डिग्री से मतलब क्या करके आपको बताते हैं, और फिर करना क्या होगा, फिर जितना भी मतलब थ्योरी है ना, जो थ्योरी है उस थ्योरी को हम दिखा देते हैं। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, वैसा समीकरण लिखो, जो समझा रहे उसको ध्यान से पढ़िए। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसा समीकरण जिसमें दो चर राशि हो तथा जिसका महत्तम घात 1 हो। रैखिक समीकरण का परिभाषा होता है वैसा समीकरण जिसका महत्तम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण का जानना है तो लिखेंगे वैसा समीकरण। इसे बेसिक है आपका, ठीक है, यहाँ से लिखना पड़ेगा, लिखिए साथ साथ में लिखते चलेंगे। वैसा समीकरण जिसमें दो चर राशि, वैसा समीकरण जिसमें दो चर राशि हो, जिसमें दो चर राशि हो तथा आपका गारा का नहीं है सर, गायत्री तो नहीं। ठीक है, आना बताएंगे। वैसा समीकरण जिसका महत्तम घात, जिसमें दो चर राशि हो तथा जिसका महत्तम घात 1 हो तथा जिसका महत्तम घात 1 हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे दो चरों वाले लिखे चाहे दो चर वाले लिखे, उससे कोई प्रॉब्लम है। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं।
दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण ठीक है। तो देखिए हम दिखाए आपको परिभाषा क्या, वैसा समीकरण जिसमें दो चर राशि हो तथा जिसका महत्तम घात 1 हो उसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिखें क्या, a x प्लस कोई संख्या वाला एग्जांपल लेते हैं, ऐसे यही सब पहले लिया जाएगा। ax प्लस b y बराबर c, मान लिया सेटिंग। तो ये जो x के आगे जो a लिखा है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब उसके जगह पर कोई संख्या है। y के आगे जो b लिखा गया है वो भी कांस्टेंट है, मतलब उसके जगह पर कोई संख्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 3x प्लस 2y बराबर मान लिया कितना 6b। तो परिभाषा समझिए, वैसा समीकरण जिसमें दो चर राशि हो, तो दो चर राशि है ना x और y, क्या चर राशि। हम बताएं थे चर राशि मतलब जिसका मान बदलते रहता है उसे चर राशि कहते हैं। ABCD x y z सब क्या चर राशि। तो x क्या वैसा समीकरण जिसमें दो चर राशि तथा जिसका महत्तम घात 1, x का घात कितना 1 है, y का घात 1 है। ऐसा नहीं है कि x स्क्वायर x क्यूब ये सब तो नहीं है, मतलब उसका महत्तम घात 1 है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ये सब परिभाषा। कुछ लोग कह रहे हैं कि दो समीकरण लेके तब जाके दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आपको दो समीकरण लेना है, लेकिन अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो दो समीकरण आएगा। ठीक है कि दो समीकरण आएगा तो हम समीकरण को सॉल्व करेंगे, लेकिन परिभाषा इसका यही होगा कि वैसा समीकरण जिसमें दो चर राशि, दो चर राशि यहाँ x यहाँ y, यहाँ भी x यहाँ y, कोई जरूरी नहीं कि हर हमेशा x से y लेंगे। यहाँ आप ऐसा लिख सकते हैं 3a प्लस 2b बराबर 10। तो a और b अब क्या हो गया चर राशि हो गई, और ये 3 क्या हो गया अचर, ये अचर। तो कुछ लोग कहेगा कि यहाँ a भी आप कह रहे हैं कि चर राशि है और यहाँ a भी कह रहे हैं कि अचर राशि है, ऐसे कैसे। तो x के आगे गुणांक रहता है ना, जो गुणा के रूप में रहता है वो कांस्टेंट कहलाता है। इसका कांस्टेंट ये है, इसका कांस्टेंट ये है, मतलब इसका मान नहीं बदलता, इसका मान क्या होता है नहीं बदलता। मतलब स्पष्ट है कि जिसमें दो चर राशि रहेगा और इसका महत्तम घात 1 होगा उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका परिभाषा। ठीक है, अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, तो आगे चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। जो जो चैप्टर में यूज होगा उससे बढ़ते। इस चैप्टर में जो समीकरण को बनाने का तरीका, समीकरण को सॉल्व करने के लिए 3 तरीका। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये सब केवल नाम लिख देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंग्लिश लिखने अगर आपको इच्छा है इंग्लिश को लिखने का तो लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। इसका हिंदी होगा प्रतिस्थापन विधि। ऊपर में हेडिंग लगाएंगे, ऊपर में हेडिंग देंगे, मतलब समीकरण को कितने तरीका से संतुलित किया जाता है। समीकरण को कितने तरीका से संतुलित किया जाता है, संतुलित नहीं समीकरण को संतुलित आगे का व्यक्ति में समीकरण को हल करने का तरीका। हाँ तरीका जो देखते हैं कुछ भी। ठीक है, पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन अभी आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का थोड़ा दूसरा हिस्सा लग रहा होगा सुनने में, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। एलिमिनेशन मेथड, इसका मतलब होता है विलोपन विधि। हाँ, विलोपन विधि से ही ज़्यादातर लोग इस विधि से ही इसे सॉल्व करते हैं। और तीसरा कॉरस्पॉन्डिंग मेथड, मतलब कि दर्जबंद। कॉरस्पॉन्डिंग मेथड, इसका मतलब होगा वज्र की वज्र गुणा वज्र होता है, वज्र नहीं होगा, वज्र मतलब वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। मतलब कि हम आपको बताएं क्या कि रासायनिक बायोकेमिस्ट्री का ध्यान रहता है,
मैथ में समीकरण को तीसरा चैप्टर पढ़ने का है कि 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि और तीसरा है क्रॉसपॉन्डिंग मेथड, वज्र गुणन विधि। ये 3 विधि, इन तीनों को आप लिखिए। फिर इसे लिखने के बाद हम आपको बताएंगे, इसे लिखने के बाद बताएंगे कि हाँ एक इसे पढ़ने का है आश्रित अनेक हल के लिए सूत्र फॉर्मूला ये सब ठीक है। एबीसीडी का जो मान निकालने का तरीका होता है उसको प्रेस कीजिए। हाँ तो अनेक का मतलब कि जो अनेक हल के लिए सूत्र अभी बताएंगे, फिर अद्वितीय हल के लिए सूत्र कोई हल नहीं लिखेंगे ठीक है। सर इसका बेसिक है, लिख लीजिए आश्रित अनेक हल के लिए सूत्र। कुछ लोग इसको आश्रित भी लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखिए ना अनेक हल के लिए सूत्र, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए सूत्र ठीक है। अनेक हल के लिए क्या सूत्र होगा? अनेक हल के लिए सूत्र ये है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो इसको बताने से पहले थोड़ा सा इधर एक जानकारी आपको दे दें। जैसे दो समीकरण अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखा है ना, इस रूप में लिखेंगे। दो समीकरण लेते हैं a1x प्लस b1y बराबर c1। ये समीकरण नंबर कितना है? 1। समीकरण नंबर सेकंड है a2x प्लस b2y बराबर c2। आखिर इस चीज को ऊपर लिखना चाहिए, लेकिन अगर ऊपर नहीं लिख पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड में लिख के आपको बता रहा कि दो समीकरण मेरे पास है। तो x के गुणांक यहाँ a1 लिखना है ना, समझिए x के गुणांक जो a1 है तो यहाँ लिखा हुआ है a1, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके जगह पर कोई संख्या होगा, ऐसे नहीं बताते हैं 3x + 2y = 6। तो y के गुणांक संख्या है कि नहीं? संख्या है, ये भी संख्या है। तो यहाँ a1 b1 लिखा हुआ है तो उससे ऐसा नहीं बात नहीं, मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट संख्या, मतलब आप स्पष्ट समझिए कि a1x + b1y = c1 ये पहला समीकरण है, a2x + b2y = c2 ये दूसरा समीकरण है। तो अनेक हल के लिए सूत्र का फार्मूला होता है क्या? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। आपसे पूछेंगे कि बताइए कि अनेक हल के लिए सूत्र क्या होता है, तो बोलना आपको होगा कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मतलब जिसमें तीनों बराबर रहेगा नहीं उसको कहा देना है क्या? अनेक हल। लेकिन अनेक हल के लिए सूत्र है ठीक है। लेकिन जब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, जैसे ग्राफ पहले बहुत सारे खींचने के लिए बताया, पहले जब हम डेसिमल्स बता रहे हैं तो मतलब जब इसका ग्राफ हम खींचेंगे तो आएगा क्या? इसका ग्राफ क्या क्या आता है? संपाती रेखा, संगत संपाती रेखा, संगत संपाती रेखा। तो ग्राफ जब हम सॉल्व करेंगे फिर से ग्राफ जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि संगत संपाती रेखा क्या होता है। आगे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि x अक्ष है, y अक्ष है और y अक्ष है और ये y डैश अक्ष। अभी हम ये नहीं ले रहे कौन मेरे पास समीकरण है, ये हम नहीं ले रहे। यहाँ पे केवल दर्शा देते हैं 1 2 3 ऐसे करके दर्शा देते हैं 3 1 2 3 -1 -2 1 2 3 -1 -2 -3 ठीक है, ऐसे दर्शा दिए। लेकिन देखिए संपाती रेखा होता क्या है? संपाती रेखा क्या होता है? संपाती रेखा मतलब दो समीकरण आपके पास है, तो मान लीजिए पहला समीकरण को आप सोल्व किए तो सपोज दैट कुछ ऐसा ग्राफ है। मान लेते हैं कि जैसे मेरे पास कोई एक समीकरण दो समीकरण दिया गया है, उस दो समीकरण में किसी समीकरण को हम सोल्व किए, ये पहला को तो ऐसा ग्राफ आया, लेकिन जब दूसरा को सोल्व किए तो दूसरा समीकरण को तो वो भी इसी पर आया। मतलब आपको ध्यान में ये रखना है कि संपाती रेखा उसे कहते हैं जैसे दो समीकरण आपके पास दिया गया, दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही लाइन पर रहेगा, एक ही लाइन पर, तो उसी को बोलते हैं संपाती रेखा। उसको क्या बोलते हैं? संपाती रेखा ठीक है। संपाती रेखा आप समझ गए, जैसे दो समीकरण आपके पास है और उस दो समीकरण में जब आप पहला समीकरण को हल किए तो एक समीकरण आया, दूसरा को हल किए तो उसी लाइन पे आया, तो उसी को बोलते हैं संपाती रेखा ठीक है। आगे बताएंगे, अभी फिलहाल जिसका जरूरत है उसको लिखिए। ये आगे करके दे सकते हैं। दूसरा क्या है? कोई हल नहीं,
कोई हल नहीं के लिए सूत्र नहीं के लिए जिसका कोई हल नहीं होता। यहाँ से कितना पड़ेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर इक्वल टू नॉट c1 बटा c2। मतलब ध्यान से समझिए कि कोई हल नहीं किसको कहते हैं, ये दोनों बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, इसी को बोलेंगे कोई हल नहीं के लिए सूत्र है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर इक्वल टू नॉट, इसको पढ़ते हैं इक्वल टू नॉट मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है किसके बराबर है, c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर इक्वल टू नॉट c1 बटा c2 मतलब दो को बराबर है तीसरा बराबर नहीं है, तो हम ऐसा समझते हैं कि मतलब ये कोई हल नहीं के लिए सूत्र है। इसका मतलब कि इसका क्या इसको बोलते हैं, इसका ग्राफ कैसा आएगा, असंगत होता है इसका ग्राफ, असंगत ऐसा नहीं कि इसका ग्राफ नहीं खींचा जाएगा, ग्राफ तक खींचा जाएगा असंगत और इसका ग्राफ होगा समांतर रेखा। इसका ग्राफ कैसा होता है, समांतर रेखा। केसी सिन्हा जो बुक है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और जब हम केसी सिन्हा लॉकडाउन के पहले पढ़ा रहे थे तो हम बहुत सारे इस सबको डिटेल से बताए हैं। फिर से ग्राफ के बारे में समझिए, 1 2 3 कुछ भी दिखा रहे हैं, मान लेते हैं ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है, 1 2 3 -1 -2 1 2 -1 -2। हम इसको ये ग्राफ का सहारा क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे तो आप समझ गए कि कोई हल नहीं के लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इसका नॉट c1 बटा c2, यहाँ पे तो क्लियर हुआ। इसका संगत आएगा समांतर रेखा आएगा। इसका ग्राफ खींचे, मान लीजिए दो समीकरण मेरे पास दिया गया है तो एक का ग्राफ ऐसा है, प्लीज इधर देखिए। दो समीकरण मेरे पास मान लीजिए है तो एक समीकरण को सोल्व किए तो मान लेते हैं कि ऐसा ग्राफ आया, दूसरा सोल्व किए तो ऐसा है, तो इसके समानांतर ये है कि नहीं, सामने सामने है नहीं, इसके समानांतर है नहीं, मतलब कहीं पे कट नहीं कर रहा है। जैसे ये देखा क्या लगता है कि आगे बढ़ाएंगे तो कैसे कट करेगा, कहीं पे नहीं कट करेगा। जब आमने सामने रहेगा ना समानांतर तो उसको बोलेंगे समांतर है, आमने सामने भी है। हाँ समांतर है। और लास्ट में क्या ये लिखे हैं, फर्स्ट वाला ऊपर वाला अनेक वाला लिखे हैं, तो अब हम बताते हैं आपको जो लास्ट है अद्वितीय हल के लिए सूत्र, ठीक है वो लास्ट है, उसके बाद कल क्लास में करेंगे। देखिए अद्वितीय हल के लिए अद्वितीय हल के लिए सूत्र, अद्वितीय हल क्या है, a1 बटा a2 बराबर इक्वल टू नॉट b1 बटा b2। मतलब आप सिंपल सा माइंड में बैठा लीजिए कि जिसमें तीनों बराबर रहता है उसका अनेक हल होता है, उसका क्या होता है अनेक हल। जिसमें दो को बराबर रहेगा, दो को बराबर रहेगा, तीसरा बराबर नहीं रहेगा, उसका कोई हल नहीं आएगा। लेकिन जो शुरुआत में दोनों बराबर रहेगा उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल बोलते हैं इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं, जब ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, ग्राफ अगर इसका हम खींचें तो इसका ग्राफ आएगा संगत प्रतिच्छेदी रेखा, संगत प्रतिच्छेदी रेखा। जब देखिए अद्वितीय हल क्या है कि a1 बटा a2 बराबर इक्वल टू नॉट b1 बटा b2, मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो उसी को बोलते हैं इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो संगत प्रतिच्छेदी रेखा। तो ग्राफ में आप देखिए कि जिसमें हम ग्राफ में क्या देखें, आप तीनों के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं, 1 2 3 ये x मान लेते हैं, इसको x डैश मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं और इसे y डैश मान लेते हैं, -1 -2 1 2 3 -1 -2। तो हम बोले थे कि एक लाइन पे दूसरा लाइन रहेगा, जैसे दो समीकरण आपके पास दिया है, अगर एक ही लाइन पे दोनों लाइन रहे मतलब पहला समीकरण का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, दूसरा का भी ग्राफ इसी लाइन पे आएगा, इसको बोलते हैं संपातिक। लेकिन पहला ग्राफ ऐसा है, दूसरा ग्राफ ऐसा है, तो दोनों समांतर नहीं, दोनों सामने सामने रहेगा तो ये बड़ा होगा, कोई हल नहीं करा। समांतर रेखा मतलब क्या होता है, दोनों समांतर होते हैं। और तीसरा समझिए प्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या, रेखा कटेगा। जैसे मान लेते हैं कि दो समीकरण आपके पास है,
एक को सोल्व किए तो ऐसा है, दूसरा सोल्व किए तो ऐसा है, कट रहा है ना एक दूसरे को। जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो प्रतिच्छेद ही रहेगा, एक दूसरे के समान रहेगा तो समान रहेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, समबाहु रहेगा। ठीक है, तो यही तीन मेथड जो हम बताए थे। फिर ये तो बेसिक है, फिर बताएं पाठ्यस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है, विलोपन विधि से हल करने का तरीका, बस गुणन विधि से, यही तीन तरीका को आगे बताया जाएगा। तो बेसिक सा कंप्लीट ऐसे उम्मीद है कि सारा कंप्लीट हो गया। अगर जो कुछ बचा रहेगा कल के क्लास में बता के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप लोग एनसीईआरटी का बुक लेकर आइए। ठीक है, कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।